हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत कर रहा हूँ। और ट्यूसडे इम्पोर्टेंट सेशन है, ठीक है। और इसमें से एक सवाल हर एग्ज़ाम में लगभग पूछता ही है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? थंबनेल पे देख रहे हो, इल्यूमिनेशन का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम रूल की बात करें तो एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जनरली पूछ ही लेता है, ठीक है, कि ये नियम किस रूल के अंतर्गत आता है। ये फलाना स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा बताओ किस नियम के अंतर्गत ये नियम आता है, रूल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट सेशन बन जाता है। तो इम्पोर्टेंट सेशन को सपोर्ट करना है, पसंद आए कंटेंट तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास किया जा रहा है, और तुम लोग भी जानते हो, ठीक है। 25 से 30 मिनट होता है, उससे ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होता है, और अच्छी चीज़ें दे दी जाती है उतने ही मिनट में, ठीक है। तो तुम लोग का फुल सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और दबा के सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, 20-25 सेकेंड के लिए हट आएंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्योंकि स्क्रीनशॉट रहना और किताब में वही चीज़ किताब में लिख रहेगी, स्क्रीनशॉट रहेगा। कहीं पे भी 2 मिनट के लिए खाली हो, स्क्रीनशॉट खोले, एक बार एक नज़र देख लिए, ये याद हो जाता है, ठीक है। इससे रट्टा नहीं मारते, वैसा हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखो, आई रूल है 1956 है, ठीक है। जितने भी नियम है 1956 को ही स्टैंडर्ड मान के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समझ में आए अधिकतर। अब तो 2003 भी आ गया, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या है, और नियम बदलती रहेंगी, जैसे संविधान में संशोधन होता है ना, ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह नियम में भी क्या होगी, संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो वो होता रहेगा और नए नए नियम आते रहेंगे, सही है ना। तो देखो पहला नियम क्या कहता है, रूल नंबर 33, नियम नंबर 33 क्या कहता है, कंज्यूमर के लिए अर्थिंग अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी तुम अगर बिजली के उपकरण को उपयोग कर रहे हो, बिजली की सप्लाई अपने घर में लिए हो, तो कंज्यूमर के लिए अर्थिंग क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। मैंडेटरी मतलब समझते हो, ये करना। जैसे मैंडेटरी होता है 10 ओवर का पावर प्ले, वही बॉलर बैट्समैन नहीं लेता है, उसको लेना ही पड़ेगा। उस तरह ये भी क्या रहता है, अनिवार्य हो जाता है 33वां रूल नंबर अर्थिंग का, ठीक है। रूल नंबर 35 पे आओगे तो वो ये कहता है कि अगर 400 वोल्ट से अधिक है, ठीक है, अगर तुम्हारी सप्लाई 400 वोल्ट से अधिक है, तो जहाँ से सप्लाई लिए हो या फिर जहाँ से तुम्हारे घर में एंटर कर रहा है, एक तरीके से कहते हैं सर्विसमैन तुम्हारी, ठीक है, एनर्जी मीटर के पास, वहाँ पर अर्थिंग प्लेट बोल रहे हैं, वार्निंग प्लेट जरूर होना चाहिए, ठीक है। वार्निंग प्लेट जैसे 440 वोल्ट लिखे, ठीक है, या 420 वोल्ट लिखे, या 404 वोल्ट लिखे। जैसे 404 वोल्ट जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर 400 से हल्का सा भी अधिक हुआ तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक वार्निंग प्लेट लगाना पड़ेगा, एक खोपड़ी लगानी पड़ेगी, उसके बगल में 2 हड्डियाँ ऐसे लगानी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये लगाकर उस पर कॉशन लिखना होगा और कितने वोल्ट हैं वो लिखना होगा। कॉशन किस में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लो कोई बाहर से गया, लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है, तो हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसे होंगे कि जो पर्यटन ये सब होंगे या फिर जो दूसरे से आएंगे, उनको हिंदी में भी तकलीफ होती होगी, तो क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में, हिंदी में, और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वहाँ पे लिखा होना चाहिए, 3 लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो वार्निंग प्लेट होना अनिवार्य है और इस पर कॉशन लिखा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में दो। तीसरा रूल नंबर 44 क्या कहता है, जो अधिकतर लोग करते हैं, ठीक है, मीटर से छेड़छाड़। तो ये नहीं बोला क्या होगा, बस ये बोलेगा कि गर्म हो गई, ठीक है, दवाई मिलेगी, सही है ना, पूरा सम्मान दिया जाएगा, ठीक है ना, करारा जवाब मिलेगा। कि रूल नंबर 44 यही कहता है कि अगर मीटर से छेड़छाड़ करोगे तो पेनल्टी मिलेगा, जेल भी हो सकती है, ठीक है, या कुर्की भी हो सकती है, सही है ना। कुर्की मतलब समझते हो ना तुम्हें को उठा कर बेच देंगे सब, सही है। मीटर से छेड़छाड़ पर पेनल्टी होगी, रूल नंबर 44। और ये जितने भी है इंपॉर्टेंट लिखा है, इसमें बेकार की चीज़ नहीं है। तुम अधिकतर बुकों में देखोगे या एग्जामों में देखोगे तो इन्हीं समय से पूछा गया। और भी रूल हैं जो बेकार की हैं, ठीक है। बेकार के मतलब कोई रूल बेकार नहीं होती, मगर उसका इंपॉर्टेंस कम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसलिए उसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया गया। रूल नंबर 46 क्या कहता है, यानी 46, अगर नए उपकरण का
तुम उपयोग कर रहे हो, ठीक है। जैसे गए नई बिल्डिंग बनाए, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर अपने लिए क्या के लिए अलॉट करा लिए, ठीक है, पास करवा लिए अपने लिए छोटा सा ट्रांसफार्मर या जनरेटर लिए हो, ठीक है। तो वो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका निरीक्षण होना चाहिए 5 साल पे, ठीक है। उसका निरीक्षण 5 साल पे होता रहना चाहिए। तुम नहीं करोगे, जैसे बाहर के लोग भी आएंगे तो 5 साल के लिए तुम्हारा क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ठीक है, कि हम दिए थे 5 साल पे तो सही है कि नहीं है। तो किसके अंतर्गत आता है, 46वें उसके अंतर्गत आता है, रूल नंबर 46 के अंतर्गत, ठीक है। 49 देखो जाओगे तो क्या होगा, रूल नंबर 49 अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो 2018 का पेपर हुआ या फिर यूपी एनुअल का हुआ, डीएमआरसी बीएसपीसीएल जो भी है, उनमें तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि बहुत बार हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन देखो गलत है, बहुत बार ये भी बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है, तो सामने से जवाब आता है कि सर ये अंडरस्टूड है कि उसी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कभी कभी डीसी मोटर लिख देगा, सीरीज के शंट है ये नहीं बोलता, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ता है कि अच्छा यही होगा, वो चीज़ रहता है। मगर कभी कभी ऑप्शन भी ऐसा धोखा दे देता है कि पता नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है। जैसे रूल नंबर 49 देखो तो लीकेज करंट अधिकतर क्या देगा, 1/5000 मिली एम्पियर, ठीक है। तो पूछा कि इनमें से लीकेज करंट कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना परमिसिबल यानी कितना मान्य होगा कि चलो अच्छा इतना लीकेज करंट है, ऐसे कम है तो सही है। तो ऑप्शन में रहेगा 1/5000 मिली एम्पियर, या बोलते हैं 1/5000 मिली एम्पियर फुल लोड करंट का, ठीक है। अच्छा सही मार देते हैं, सही है। मगर वो जो 1/5000 होता है वो एसी का होता है, एसी का जो एसी सप्लाई लेते हैं हम लोग। और अगर ये डीसी है, बैटरी है, फलान टाइम का ना है, डीसी जनरेटर है, तो उसका कितना होना चाहिए, 1/2000 मिली एम्पियर, ठीक है। तो कभी कभी ये मेंशन नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में कि एसी है कि डीसी, तो वहाँ पे बोलते हैं कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो एसी है या डीसी इसको बोलना चाहिए। ये कभी कभी ऑप्शन में अलग है तब कोई दिक्कत नहीं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी ऑप्शन रहता है, ये भी ऑप्शन रहता है, तब फिर बच्चे फंस जाते हैं, तो आयोग गलत मान लेता है। या कभी कभी ये मार देगा, ये सही मान लेगा, तो मतलब किसी का तो गलत होगा ही होगा, जो कि है दोनों सही, क्योंकि तुम क्वेश्चन क्लियर नहीं पूछे। और टेक्निकल हेल्पर में जो पिछली बार पेपर हुआ था, बच्चे लेकर आए थे, उसमें देखे थे मैक्सिमम क्या था, मतलब क्या बोलते हैं अधूरा क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहा है पता नहीं, ठीक है। और एक आध तो इतना सीधा मतलब क्वेश्चन का ऐसा गलत लिख दिया है, प्रिंट कर दिया है। अब वो ऑब्जेक्शन किए होंगे तो हुआ होगा सही, पता नहीं, ठीक है। इतना बेकार कर दिए इससे पेपर ना, तो मतलब ही क्या निकल रहा है उनको खुद नहीं पता, या हमको खुद नहीं पता, वैसी कहानी हो गई थी उसकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो रूल नंबर 54 सबसे इम्पोर्टेंट, 54-55 जीवन रेखा है रूल के मामले में, कुछ हो चाहे ना हो ये जरूर भिड़ा देंगे। रूल नंबर 54 प्रेजेंट में, रूल नंबर 55 प्रेजेंट में, यस सर, ठीक है। तो रूल नंबर 54 किससे संबंधित होता है, पहला वोल्टेज रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 54 किससे रिलेटेड है, सर जी वोल्टेज रेगुलेशन से। पूछता है कि वोल्टेज रेगुलेशन संबंधित रूल 54, 55, 56, 57, तो 54 टिक करके आना, ठीक है। देखो वो क्या कहता है कि अगर लो वोल्टेज है तो उसमें रेगुलेशन कितना होगा। लो वोल्टेज का मतलब 0 से 250 वोल्ट, तो उसमें 6% का रेगुलेशन मान्य होगा, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6% हो रहा सही है, ठीक है। दूसरा, अगर मीडियम वोल्टेज रेगुलेशन है, यानी मीडियम वोल्टेज कितना होता है, 650 तक होता है, ठीक है, 650 तक होता है, 250 से 650 जनरली। तो उसमें भी कितना होना चाहिए, 6% तक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है, चल रहा है, चलने दो। हाई वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, तो हाई वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, 600 से 650 से 33 के बीच में कितना रेगुलेशन होना चाहिए, तो मान लें 6 से 9 वोल्टेज, कहीं कहीं 10% भी लिखा होता है, ठीक है। कहीं कहीं बुकों में 10% भी, इसी को 6 से 10 लिख देगा, फिर 10 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, 6 से 9%, सही है। और जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जाओगे, यानी जब केवी में बात होने ही लगती 66, 132, ठीक है, 220 केवी, तो क्या होता है उसमें तुम 10 से 12.5% की छूट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अलावा कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन लाइटनिंग सर्किट, यानी जो लाइट फैन सर्किट है इसमें परमिसिबल ड्रॉप कितना होना चाहिए तुम्हारे इस लाइट फैन सर्किट में, ठीक है, कि चलो इतना है, चलो इतनी छूट सही है, ठीक है। जो कि परमिसिबल लिखा है, ये हिंदी में भी परमिसिबल लिखा रहेगा, पर पे छोटी की मात्रा मी सबल, ठीक है, और बड़ी में भी तो परमिसिबल लिखा होगा। तो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है लाइटनिंग सर्किट में, वो 2% होता है, किसका, सप्लाई वोल्टेज का। सप्लाई वोल्टेज, ध्यान से सुनो, सप्लाई वोल्टेज का 2%
प्लस 1 वोल्ट, ये फिक्स है। सप्लाई वोल्टेज का 2% प्लस 1 वोल्ट, इसको याद रखना है, ठीक है। यानी जो परमिशन वोल्टेज ड्रॉप है लाइट फैन सर्किट की, पावर की नहीं, लाइट फैन सर्किट की, ठीक है, वो कितना होता है 2% ऑफ सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज का 2% निकालो, जो भी यानी 250 का 2% निकालो, उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। 2% कितना होगा 2.5 होगा, ठीक है। 2.5 प्लस 1 यानी 3 3.5 हो जाएगा, सही है ना। तो इसको याद रखना है। फिर अगर आगे देखें तो आगे ये निकल कर आता है कि तो आगे आओगे फिर तुमको मिलेगा क्या, रूल नंबर 55। देखो 54 हो गया इंपॉर्टेंट था, पहले बोल दे वोल्टेज रेगुलेशन। और जब 55 पे आओगे तुमको क्या मिलेगा फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन, ठीक है। 55 पे क्या मिलेगा तुमको फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन। और फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन ये कहता है कि तुमको प्लस माइनस 3% की छूट दी जाएगी, प्लस माइनस 3% की छूट दी जाएगी, उससे अधिक नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब जैसे उसमें परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन था ना लाइटनिंग सर्किट के लिए, दो सप्लाई वोल्टेज का 2% प्लस 1, इसी तरह इसमें है कि परमिसिबल फ्लेक्स 1 होता है, प्लस माइनस 1% दिया जाएगा, ठीक है। 61 देखोगे तो क्या है, 61 ये कहता है कि 125 वोल्ट से अधिक है तो इसका संयोजन होना चाहिए, ठीक है। फिर 77 देखोगे, 77 क्या कहता है, रोड के पैरेलल और रोड के क्रॉस जब कर रहा है। देखो रूल नंबर 77 और 79 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 154 55, 77 79, ठीक है, और एक 33 61 करके वाला जो था, यही दो अधिकतर पूछता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है, इसको याद रखना है, सही है। तो देखो जब 77 होता है तो ये क्या कहता है कि रोड है, जब रोड के साइड पोल लग के आगे बढ़ रही है तो पोल की पोल की बोल रही उस कंडक्टर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये रोड आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा साइड पोल लग के आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। और जब ये क्या करेगा तुम्हारा, जब ये रोड ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना रहेगा, तो जब ये क्रॉस करके जाएगा, यानी रोड ऐसे है तो जब ये क्रॉस करके कंडक्टर जाएगा तब उसकी ऊंचाई कितनी होगी, इस पर ये रूल बनाया गया। तो ये कहता है कि अगर रोड के पैरेलल है, अगर रोड के पैरेलल यानी बगल से खंबे लगा के आगे बढ़े, तो जो लो वोल्टेज है या हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज यानी जनरली 33 kV तक, ठीक है, तो 33 kV तक है तो तुम 18 फीट ऊंची रखनी पड़ेगी। अब देखो 18 फीट यानी लगभग 6 मीटर, ठीक है, 6.02 समथिंग आता है, तो इसको तुम कन्वर्ट कर लोगे मीटर में, 3 फीट समथिंग होता है, ठीक है, सॉरी 3 फीट 1 मीटर में। फिर जब हाई वोल्टेज से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जाओगे तो 1 kV और 1 kV बोलने 1 फीट और ऊपर ले जाओगे, ठीक है, 1 फीट और ऊपर तुमको ले जाना पड़ेगा। किसके लिए, हाई लो से हाई के लिए 18 फीट, और जब हाई वोल्टेज से एक्स्ट्रा हाई जाओगे तुमको 19 फीट की ऊंचाई पे रखनी पड़ेगी। जब बगल से जा रही है, जिसको पैरेलल बोलते हैं, जब साइड से जा रही है तब की बात है, ठीक है। और जब क्रॉस करेगी, जब क्रॉस करती है तो थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा क्लियरेंस रहे कि मतलब चौको रख जाएंगी तो थोड़ी क्लियरेंस रहनी चाहिए, इस तब की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या है, जब क्रॉस करती है तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज क्या होती है 19 फीट हो जाती है। जो यहाँ पे हाई वोल्टेज के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए थी वो नॉर्मल वोल्टेज के लिए हो गई 19 फीट, और जब हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आती है तो यही 20 फीट तुम्हारी हो जाती है। कितनी, 20 फीट हो जाती है। इसको याद रखना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। देखो 79 क्या बोलता है, छतों के बारे में। ये तो रोड के बारे में होगा, रोड से क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट तो छत होता है कि ज़मीन लेते हैं, घर बनवाते हैं अपना, तो देखते हैं ऊपर हाई टेंशन का तार गया है, फलाना गया, ढिमाना गया, तो उसकी रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि तुम उसके क्षेत्र में जी रहे हो, साय में जी रहे हो, ठीक है, इसलिए उस साय को कम करने के लिए वो दाम घटाया जाता है, ठीक है। खतरा तब भी नहीं टला है, मगर हम कम पे लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अपने जीवन जिएंगे। चलो, तो रूफ क्या कहता है, कुछ नहीं, रूफ का रूल नंबर 79 है, और वो ये कहता है 11 kV के लिए, जनरली 11 kV के लिए बात हो रही है। किसके लिए, 11 kV के लिए बात हो रही है। प्लेन जब है, क्योंकि 11 kV ही छत के ऊपर से जा सकती है, ज़्यादा ऊपर ले जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। प्लेन देखो क्या कहता है, एक प्लेन रूफ होगा, यानी जो क्या होगा, प्लेन सरफेस वाली छत होगी, एक प्लेन वाली होगी और एक ऐसी वाली होती है स्लोप वाली जो छतें बनती हैं, ठीक है, झोपड़ी नुमा ये सब, तब की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल मतलब समझ रहे हो, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, तो जो ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस होता है वो 8 फीट होता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी जो क्षैतिज दूरी होती है
क्षैतिज गैप होता है वो कितना होता है, 4 फीट का होता है। किसके लिए, प्लेन वाले के लिए। और जो वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है 11 से 33 के बीच कोई दिक्कत नहीं, 12 फीट है हाई टेंशन, ठीक है, 33 के बीच तक 12 फीट है। अब जैसे ही तुम और 33 के भी बढ़ाओगे, नहीं 66 के भी बढ़ाओगे, फिर 99 करोगे, फिर 120 करोगे, तो उसमें क्या करोगे, प्रत्येक 33 के लिए तुमको 1-1 फीट की ऊंचाई बढ़ाती चली जानी है। अंडरस्टूड है वो, ठीक है। फिर कोई दूसरा नियम नहीं है कि सर इसके ऊपर तो बता ही नहीं है, तो तुम अपने आप ही क्या कर दो, 1 फीट बढ़ाते जाओ, 33 के भी बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये हॉरिजॉन्टल पे आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल में भी क्या है, सेम कहानी है, सही है। 11 से 33 के के लिए कितना था, 6 फीट है। 11 से 33 के लिए 6 फीट है। अब तुम 33 से 66 करना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर क्या करना पड़ेगा, तुमको 1 फीट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम 33 के भी बढ़ाते चलोगे तो प्रत्येक 33 के के लिए 1-1 फीट बढ़ाते जाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये कहानी इतनी तक थी। रूल नंबर याद होनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभार इसके अंदर से पूछ लेगा, नहीं तो अधिकतर रूल नंबर। और जो वोल्टेज रेगुलेशन का है वो नियम 6%, 12%, और इसका ±3%, ±1%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलो अब इसके आगे देखो तो रूल नंबर 88 है। क्या है, रूल नंबर 88 है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको हटा दें, चलो ये 2 हटाएंगे, हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिख दिया था बस वो। ग्राउंडिंग होनी चाहिए कहाँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ग्राउंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में ग्राउंडिंग होनी चाहिए। रूल नंबर 88 यही कहता है, ठीक है। फिर रूल नंबर 99 क्या कहता है, कि मेटेलिक पोल पे, मेटेलिक पोल पे, ध्यान समझना, 99 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, पूछा भी है। मेटेलिक पोल पर स्टे इंसुलेटर, जिसको एग इंसुलेटर बोलते हैं, स्टे इंसुलेटर का प्रयोग नहीं है, इंसुलेटर का प्रयोग नहीं है। कभी कभी ऊंचाई पूछेगा तो लगभग 3 मीटर पे आता है, ठीक है, लगभग 3 मीटर। स्टे इंसुलेटर का प्रयोग नहीं है तो पोल को ग्राउंड करें। ग्राउंड करें, रूल नंबर 99 यही कहता है, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट थे नियम वो सारे यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट नियम तुम्हारे यहाँ पे कवर होगा, सही है। अब देखो इल्यूमिनेशन की बात की तो एक स्लाइड इल्यूमिनेशन का आज देंगे और एक स्लाइड तुम्हारे कल चलेगा, ठीक है। मगर ये पूरी ख़त्म हो गई और इससे आई होप 85 to 90% बोल सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सही है। चलो आगे देखते हैं। चलो आज का अंतिम स्लाइड है और इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। देखो अधिकतर क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे कि लुमिनस बॉडी क्या होती है, लुमिनियस बॉडी क्या होती है। देखो लुमिनियस पता है, प्रदीप्त पुंज कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है, इंग्लिश में आता है, ठीक है। लुमिनियस बॉडी क्या होता है इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में भी यही, तो हिंदी गलत होगा तो उसको नकार देगा, मगर इंग्लिश गलत होगा तो उसी को सच मानेगा, ठीक है। ये नहीं कि हिंदी में सही दिया है तो उसको सच मान लेगा, जो इंग्लिश में है उसी को सच मानेगा वो, ठीक है। देखो लुमिनियस बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जिनका खुद का प्रकाश हो, ठीक है, जिसको दूसरे पे प्रकाश देने के लिए दूसरों पर आश्रित न होना पड़े, ठीक है। जैसे तुम्हारा सन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ये सूर्य हो गए, तारे हो गए, इन सब की खुद की रोशनी होती है, ठीक है। ये दूसरों की रोशनी के मोहताज नहीं होते, ये खुद से चमकेंगे, खुद का प्रकाश देंगे, ठीक है। नॉन लुमिनियस बॉडी की बात करेंगे तो अप्रदीप्त क्या बोलते हैं बॉडी को,
पिंड, ठीक है, अप्रदीप्त पिंड जो भी हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन लुमिनियस, जिनका ऐसे पिंड जिनका खुद का प्रकाश न हो वो क्या कहलाते हैं, नॉन लुमिनियस बॉडी कहलाते हैं। जैसे मून की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सनलाइट की रोशनी से क्या होता है, चमकता है। वो सनलाइट के प्रकाश होता है, उससे वह क्या करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साउंड की कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है ना, 330 मीटर पर सेकेंड ही है। तो उसके तुलना में कितना ज़्यादा है, इसलिए जब बिजली चमकती है तो पहले हमको क्या होता है, प्रकाश दिख जाता है, बाद में साउंड आता है, ठीक है। यही कारण है कि कब का के बैठा हुआ भी साउंड आ रहा है, आता है, फिर सुनाई देता है, ठीक है। याद रखना ये मीडियम पे वेरी भी कर सकता है। ग्लास में कोई दूसरी स्पीड होगी, ठीक है, पानी में हो सकता है कोई दूसरी स्पीड हो, हवा में कोई दूसरी स्पीड हो, वैक्यूम में कोई दूसरी स्पीड हो, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। डेंसिटी, माध्यम के डेंसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सबको पता है, मगर प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबकीय रेडिएशन है, ठीक है। देखो हिंदी में इतना समझ लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फट समझ में आ गया। वैद्युत चुंबकीय रेडिएशन का सोर्स है कौन, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश जो है तुम्हारा वैद्युत चुंबकीय का रेडिएशन का सोर्स है, जिसकी लैम्डा यानी जो वेवलेंथ की बात है, लैम्डा दिखाते वेवलेंथ, याद रखना, जो लैम्डा है वो 3500 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम में दिखाया जाता है, ठीक है। 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 3500 से 7800। और बोलता क्या होता है कि इसकी विजुअल रेंज का होती है, जिस पे आराम से दिखता है हमको, तो लगभग 5600 होती है। 5600 एंगस्ट्रॉम पे हमको आसानी से अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं, जो आपको सुकून भी पहुँचाती हैं। जैसे ग्रीन पे लगभग 5600 होता है, ठीक है, तो सुकून पहुँचाती है। अच्छा, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है, और वो होकर हमको केवल एक कलर दिखता है, वाइट कलर, ठीक है। तो वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, जो तुमको इंद्रधनुष में देखने को मिलेंगे। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका ये स्लाइड तुमको लगता है जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीएस ही समझो इसको, समझ में आया, ये हो जाएगा। अगला देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी लाइट आती फिर टकरा कर किधर जाती, सरफेस से टकराती फिर किधर जाती, उसके बारे में अध्ययन कराती, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। सही बाबू, तो सेशन पसंद आया तो बाबू लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, और शेयर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो यही कह रहा है कि मान लो किसी सरफेस पे कितनी लाइट किस एंगल पे आ रही है, एक नॉर्मल सीधी लाइन की, जैसे सरफेस है, ध्यान समझो, ये सरफेस है, इस पर एक नॉर्मल लाइन ऐसे रख दी, ठीक है, ये लग दी, पकड़ ली नॉर्मल लाइन। तो ये जिस एंगल पे लाइट यहाँ पे आई, टकराई और उसी लाइन पे वापस गई कि नहीं, देखो मान लो यहाँ पे टकराई ना, मान लो ये लाइट आई यहाँ पे टकराई, तो अब ये नॉर्मल तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ पे गिरती वहीं से उसको नॉर्मल खींचते हैं, फिर वहाँ पे अगर वो टकरा के उसी एंगल पे वापस जाती है तो इसको एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें यही दिखता है कि गिरने वाली प्रकाश और जाने वाले प्रकाश की जो रेखा है वो समान एंगल पे है कि नहीं, नॉर्मल से, ठीक है। तो समान किस में होता है, एंगल आई यानी इंसिडेंस रेज, गिरने वाली रेखा और जाने वाली रेखा बराबर किस में होती है, जिसका एकदम स्मूथ सरफेस होता है, प्लेन सरफेस होता है, उसमें आता है। अगर रफ होता है तो फिर इधर उधर छिटक जाता है, फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं कि ब्रेक लाइट, रुकना है, जाना है, वो रेड में ही अधिकतर क्यों होती है, खतरा है आगे, रेड में ही क्यों अधिकतर दिखाई जाती है, ठीक है। चेतावनी अधिकतर रेड में ही क्यों दिखाई जाती है, ठीक है। बीच में डिवाइडर होगा उस पर रेड ही क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि रेड की वेवलेंथ अधिक होती है पर डाइवर्जेंस कम होती है। मतलब विक्षेपण यानी हवा से प्रकाश आई, टकराने वाली क्वालिटी रेड वाले वेवलेंथ में कम होती है। इसका मतलब समझ रहे हो, वो ज़्यादा दूर तक प्रकाश जा सकती है, यानी तुम 2 किलोमीटर दूर पे हो तब भी तुमको रेड कलर की वो हेडलाइट या रेड लाइट दिख जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी तरंगधर है और उसमें क्या है, विचलन भी कम है, तो वो ज़्यादा दूर से तुम्हारे पास आ सकती है। यानी तुमको पता है वहाँ पर रेड है, कुछ खतरा है या फिर कुछ साइन है, पहले से ही बाइक धीमी कर देते हो या मोटरसाइकिल धीमी कर दोगे या फिर कार धीमी कर दोगे, इसलिए वहाँ पर रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये वॉयलेट है,
वॉयलेट की क्या होती है, सबसे कम होती है डाइवर्जेंस, सबसे कम डाइवर्जेंस सॉरी वेवलेंथ कम होती है मगर डाइवर्जेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी विक्षेपण ज़्यादा होता है और वेवलेंथ कम होती है। तो अधिकतर जगहों पर रेड प्रयोग करने का मेन कारण यही है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, मतलब यही इल्यूमिनेशन ही चलेगा कल। नए नए स्लाइड में अच्छे अच्छे चीज़ों को कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, तरीका पसंद आ रहा हो, अच्छी अच्छी चीज़ तुमको लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।